Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. First of all, exercise 3.1 से कोई भी डाउट हो तो पूछो। वैसे तो काफी सरल एक्सरसाइज थी, पर कल हमने थोड़ी सी स्पीड में इसको करी थी। आप लोगों में से एक दो जनों ने होमवर्क भी सेंड किया था, तो करेक्ट था। और वैसे इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट ऐसा कोई टिपिकल चीज इसमें है नहीं। सिंपल प्लस माइनस गुणा भाग, यानी जो अलजेब्रिक हम ऑपरेशंस करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही है, बस एक अलग फॉर्मेट में है। भाई हम पहले 3x प्लस 5x इक्वल टू 8x यूं एक लाइन में लिख के करते थे, अब ये रेक्टेंगुलर तरीके से हो रहा है, बस फॉर्मेट चेंज हो गया, बाकी हो तो वही रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगी, पर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टार्ट ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर रिप्रेजेंटेशन पे से पूछना था कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है, हाँ सर इसमें हमने ना मैट्रिसेस में उसे सॉल्व कर दिया। मतलब पहले तो जो जनरल फॉर्म होती है वो लिखी और फिर मैट्रिक्स में उसमें वैल्यू पुट कर दी 2i माइनस जे की, और तो फिर उसी में हाँ और मतलब हमने 3 मैट्रिक्स बनाई और उसमें ही पूरा सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। तो ये सही है या फिर अलग देखो से ही वैसे तो सॉल्व सही है, करना है? वैसे तो सही है। अब देखो इसका कोई ऐसा कोई रूल तो है नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं दे रखा है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है या उस तरीके से सॉल्व करना है। देयर इज नो सच रूल। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अलग से सॉल्व, अगर आपने वो कर दिया तो फुल मार्क्स उसमें भी मिलेंगे और फुल मार्क्स इसमें भी मिलेंगे, दोनों में आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। बट क्या होगा कि जब हम मैट्रिक्स के अंदर कैलकुलेशन करेंगे जाके, ऑलरेडी ये 3/4 की मैट्रिक्स है, 3/4 का मतलब 12 एलिमेंट्स इसमें, ऑलरेडी आपके नोटबुक का अच्छा खासा स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया होगा। फिर आप उसके अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो 2 × 1 - 1, 2 × 1 - 2, इस तरीके से किया है आपने, राइट? तो वो उसके अंदर जब हम Yes, sir. कैलकुलेशन करते हैं तो वो और थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो बस प्रॉब्लम और कुछ नहीं यही हो सकती है कि थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो जाए, या थोड़ा सा हो सकता है कि है ना आपकी मतलब प्रेजेंटेशन इधर उधर हो जाए। इधर उधर होने का मतलब है जैसे फिर इधर स्पेस नहीं बचे, आपने इसके अंदर ही एडजस्ट कर लिया 2 × 1 - 3, थोड़ा दिखाई नहीं दिया। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर नहीं हो रही है, आप मैनेज कर रहे हो, तो ये तरीका भी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बाकी मैं सजेस्ट करूंगा Okay, कि sir. अलग से सारे एलिमेंट्स निकाल लो, A11 अलग से निकाल लो, A12, फिर उसके बाद इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू को एक ही जगह मैट्रिक्स में पुट कर दो। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि पहले मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिख लो, A11, A12, A13, इस तरीके से, और फिर इक्वल टू नीचे जाके जो भी आपने वैल्यूज पहले फाइंड आउट कर ली हैं उन वैल्यूज को बस पुट कर दो और आंसर लिख दो। ठीक है, Okay, sir. एनी अदर क्वेरी No, sir. फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? No, sir. नो। चलिए मनीष, आपको कोई डाउट? नो। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। आज कोई क्लास है क्या मैथ्स के बाद अभी? सर फिजिक्स की होगी शायद 10:20 पे। 10:20 पे होगी ना, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस आप हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले पहले जनरल बात करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब जैसे मैंने आपको कहा, सिंपल ऑपरेशंस जो हम मैथमेटिक्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर क्या आता है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होगा मैट्रिसेस के केस में। एक तो होगा स्केलर से, और एक होगा मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स। एक तो होगा स्केलर इनटू मैट्रिक्स, किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना, और एक मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स। अच्छा, डिवीजन जो हम करते थे वो मैट्रिसेस के दुनिया में डिफाइंड नहीं है, यानी मैट्रिसेस को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब वो मैट्रिसेस का डिवीजन देखा जाए, अगर हम डेप्थ में जाके देखें तो होता तो है, लेकिन एक्चुअली वो उसका इनवर्स निकालना होता है। भाई अगर मैंने कहा मैट्रिक्स ए को डिवाइड करूं किसी से, जैसे हम आगे चल के लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, इस तरीके के हम चीजें करेंगे। तो एक्चुअली मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, होने में वो डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसको हम डिवीजन नाम नहीं देंगे। हम केवल डायरेक्टली अगर कहें डिवीजन, तो डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन द फील्ड ऑफ मैट्रिसेस, ऐसे हम याद रखेंगे।
तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो चीजों को, धीरे धीरे सीखो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से, एक तो स्केलर से और एक मैट्रिसेस का मैट्रिसेस, डिवीजन होता ही नहीं है ऐसे मान के चलो। शुरू करें? तो हेडिंग डाल ली सबने, एक एक एग्जांपल से हम सीखते जाएंगे। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लिखिए, लिखते जाइए, समझते जाइए, काफी इजी इजी चीजें हैं, यूं ही समझ में आ जाएंगी। लिखिए, द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। पहली मैट्रिक्स मैंने ए दे दी, इसलिए उसके एलिमेंट को ए से डिनोट कर दिया, आई जे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात एडिशन के केस में, अब सबके अलग अलग ऑपरेशन में समझते जाना। देखो, एडिशन करने से पहले, एडिशन तो बाद में करना, लेकिन एडिशन करने से पहले एडिशन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट समझ लेना। एडिशन करने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि जिन दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है उनका ऑर्डर शुड बी एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए ऑर्डर, तभी आप उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। अगर 2/3 है तो 2/3 ही चाहिए, ऐसा नहीं कि सर 3/2 कर दूं तो ना, ये इससे ऐड नहीं हो सकता, ये इसी से ऐड हो सकता है। समझ में आई पहली रिक्वायरमेंट? वो नोट्स में भी लिखी हुई है। तो इसीलिए देखिए, दोनों मैट्रिसेस के आगे मैंने ऑर्डर सेम लगाया है, इसका भी m/n और इसका भी m/n, सेम ऑर्डर लगाया। बस एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं ऑब्वियसली, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट लिखा है aij, यहाँ पे एलिमेंट लिखा bij। तो जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट के रूप में एक तीसरी मैट्रिक्स मिलेगी, मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ठीक है, दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट में एक तीसरी मैट्रिक्स सी नाम की मिल गई। अच्छा, उस सी नाम की मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा जो इन दोनों का था। भाई इसका m/n था, इसका m/n था, तो जो सी नाम की मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी m/n ही रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, तो गई ऑर्डर की बात। ऑर्डर के बाद हमको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ के और तीसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे A11 है तो दूसरी मैट्रिक्स का भी B11 ले लो, और इनका जो आंसर आएगा वो तीसरी मैट्रिक्स में C11 बनेगा। इधर अगर आपने A21 ले लिया तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट वहां पे B21 हो गया, और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो तीसरी मैट्रिक्स में भी C21 वाली पोजीशन पर ही बैठेगा। समझ गए क्या? सिंपल सी भाषा में समझाया, समझ गए क्या या अभी भी डाउट है? काफी इजी चीज है। ठीक है ना, समझ गए ना बेटा? एनी डाउट? लिख भी लिया? बोलो, एनी डाउट? इसको थोड़ा सा और क्लियर करके देखते नो सर। सच दैट aij, सच दैट aij यानी सेम पोजीशन पे जो ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है प्लस bij उसी सेम मैट्रिक्स पे दूसरी मैट्रिक्स पे जो सेम ऑर्डर में कह दो, सीक्वेंस में कह दो, या पोजीशन पे कह दो, जो एलिमेंट है उनको ऐड करेंगे तो जो तीसरा एलिमेंट ऐड करने से ऑब्वियसली एक तीसरी नंबर मिलेगा, जैसे 2 + 3 किया तो 5, तो वो तीसरी जो सी मैट्रिक्स है उसमें भी उसी आईजे वाली पोजीशन पे बैठेगा। पोजीशन पोजीशन सेम पोजीशन। ठीक है, और ऐसा हमको सारे के सारे आईजे के लिए करना है, यानी सारी की सारी पोजीशंस के लिए करना है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर एनी आई की वैल्यू हमेशा 1 से लेके m तक रहेगी, और जे की वैल्यू हमेशा 1 से लेके n तक रहेगी। फॉर एनी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 m, एंड फॉर एनी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n। दैट्स इट। यहां तक लिख लिया? यहां तक कर लिया बेटा? नोट डाउन? यस सर। यस। अब इसका एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो नोट वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें हमने लिख हम बाद में रहे हैं।
द एडिशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस, अच्छा 2 से ज्यादा को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि एक बार में तो बाइनरी लगाएंगे, 2 को करेंगे, दूसरे का आंसर फिर तीसरे से करेंगे। द एडिशन ऑफ 2 और मोर मैट्रिसेस इज डिफाइंड, डिफाइन ही तब है जब सारी की सारी सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। वही बात है, जो सबसे पहली उसकी जरूरत है वो एक तरीके से नोट में लास्ट में लिखी हुई है, मैंने आपको बता पहले ही दी। समझे क्या? डिफाइन ही तभी है, नहीं तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब उस चीज को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते है। ऐड करना तो दूर की बात है, डेफिनेशन में ही नहीं है उसको ऐड करना, अगर ऑर्डर अलग अलग हो तो। लिख लिया? अब देखो आगे, इन सिंपल टर्म्स, सिंपल सी भाषा में बात करें तो दो मैट्रिसेस को जोड़ने का मतलब क्या है? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच तो तभी करेंगे ना जब ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच ही कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने यहाँ पे ले ली 2/3 की मैट्रिक्स, 2/3 की मैट्रिक्स कुछ ऐसे बनेगी, और यहाँ पे प्लस करके मैं दूसरी मैट्रिक्स में 3/2 की लेना चाहूँ कि नहीं साहब मैं तो 2/3 को 3/2 से जोड़ के देखूंगा, 1 2 1 2 1 2, तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच ही नहीं करें ना। देखो यहाँ पे A31 बैठा है तो वहां पे A31 है ही नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया 13, यहाँ पे A13 बैठा है और यहाँ पे A31 बैठा है। अब A31 के लिए वहां पे एलिमेंट नहीं है और A13 के लिए यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिला ही नहीं तो ऐड किसको करोगे? समझ गए? इसीलिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऑर्डर सेम होने के बाद उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो, बस वही है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, नथिंग अदर, नथिंग लेस देन दैट, नथिंग मोर देन दैट। समझे क्या? लिख लिया यहां तक? यस सर। ठीक है, अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे, आप नोट डाउन मत करना, फिर हम सीधे क्वेश्चंस में कर लेंगे नोट डाउन, है ना? बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं एग्जांपल के रोल पे एक इलस्ट्रेशन ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है 3 4 5 6, बी एक मैट्रिक्स है, भाई ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाए इसलिए एक एग्जांपल दे देते हैं ना, -7 2 0 9, और मुझे ए प्लस बी लाना है। तो ए प्लस बी लाने के लिए आप सिंपली इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ऐड करेंगे, ऑर्डर लिख दो 2/2 प्लस दिस मैट्रिक्स -7 2 0 9 2/2। तो जो बदले में आंसर आएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़कर एक 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, यानी 3 को 3 प्लस -7, 4 प्लस 2, 5 प्लस 0 और 6 प्लस 9। फाइनल आंसर इज 3 प्लस -7 इज -4, 6 5 15, ऑर्डर वही 2/2। तो 2/2 को 2/2 से जोड़ा तो एक 2/2 की मैट्रिक्स मिली। काफी सरल चीज है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस तरीके से मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्लियर? समझ गए क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ये एग्जाम्पल वाले ना भी लिखो तो चलेगा, ये तो केवल समझाने के लिए किया है मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो आप अगर बुक में ढूंढने जाओगे तो आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस मिलेगा ही नहीं, पर फिर भी हम देखें तो सब्ट्रैक्शन होता तो है। तो एक्चुअली होता क्या है, सपोज करो मुझे a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी को उन्होंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि आप a माइनस बी कर रहे हो, इसका मतलब आप ये कर रहे हो a प्लस -1 इंटू बी, a प्लस -1, यानी कि आप कर वही रहे हो एडिशन ही, मतलब एक -b नाम की मैट्रिक्स को आप a नाम की मैट्रिक्स से ऐड कर रहे हो। अब ये -b क्या है? -b मतलब किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव कर देना, किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर देना? निगेटिव कर देना। इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट डाउन करो, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स।
सिंपल सी भाषा में बात करें तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को, पूरी मैट्रिक्स को या सारे एलिमेंट्स को कह दूं -1 से मल्टीप्लाई कर देना। द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स A M by n इज ए मैट्रिक्स, ऑब्वियसली एक मैट्रिक्स ही होगी जिसका नाम होगा -a। अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स A है तो उसके नेगेटिव का नाम -a होगा, और उसको निकालेंगे कैसे? ओरिजिनल मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करके, दैट इज उसके जितने भी अंदर के एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं कहूं तो A में अगर AIJ वाले एलिमेंट्स थे तो -a में -AIG टाइप के एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ये होता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंपली -1 से मल्टीप्लाई कर दो सारे के सारे एलिमेंट्स, -1 से मल्टीप्लाई तो कर ही दोगे, और इसके आगे भी उसी लैंग्वेज में लिखो जैसे अपन ऊपर लिख रहे हैं। तो ये आएगा -1 से मल्टीप्लाई करते ही -AIJ, ऑर्डर वही रहेगा M by n, फॉर एनी जैसे अपन ऊपर लिख रहे हैं वैसे के वैसे ही लिखो, I greater than equal to 1 and less than equal to M, and J greater than equal to 1 less than equal to n। सारे के सारे IJ के लिए करना है, यानी सारे कॉरेस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स को हमको -1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर। बोलो तनिषा। सर इसमें बी की टर्म भी तो होनी चाहिए ना, मतलब A माइनस बी होगा तो। अभी हम माइनस की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव करने की बात कर रहे हैं, समझे? हम अभी एक कोई भी सिंगल मैट्रिक्स है A नाम की, उसका नेगेटिव कैसे करते हैं, उस मैट्रिक्स का A का नेगेटिव कैसे करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तब आएगी ना दूसरी मैट्रिक्स तो, ठीक है? सर आ गया। हाँ, आगे पढ़ते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर बात कहें तो नेगेटिव करने का मतलब है ईच टर्म ऑफ द मैट्रिक्स बाय -1, और दूसरे शब्दों में कहूं तो नेगेटिव ऑफ ईच टर्म, negative of each term of the matrix. In simple terms, negative of a matrix means negative of a matrix means to multiply each term of the matrix by -1, or to do the negative of each term, to do और टू परफॉर्म लिख दो, और टू परफॉर्म द नेगेटिव ऑफ ईच टर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ईच टर्म, टर्म नहीं लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? टर्म गलत लिख लिया ना हमने, क्या लिखते हैं बताओ? एलिमेंट जो चीज उसके लिए बनी हुई है वही वर्ड उसके लिए यूज करो। टर्म्स हम कहाँ लिखते हैं? टर्म्स हम इक्वेशंस में लिखते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स बाय -1, और टू परफॉर्म द नेगेटिव ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट डाउन हो जाए तो बता दो, फिर आगे चलें। भाई सब्ट्रैक्शन करने का मतलब ही है कि पहले सामने वाले का नेगेटिव करो और फिर ऐड कर दो, इसलिए पहले मैंने नेगेटिव क्या होता है वो बता दिया। हो सकता है आपकी बुक में ये आगे पीछे दिखाई दे, नेगेटिव बाद में दिखाई दे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सीक्वेंस में चीज सीख लो। हो गया यहाँ तक नोट डाउन? ये लो, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस आ गया, या सब्ट्रैक्शन जो हम कहते हैं। आपकी बुक में ये चीज कहीं दिखाई नहीं देगी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। हमने हमारी लैंग्वेज में इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करी,
द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस AIJ, जैसे सम के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए वैसे कि वैसे डिफरेंस के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। AIJ जो कि ऑर्डर m/n की है और BBIJ जो कि ऑर्डर m/n की है, इनका डिफरेंस करने का मतलब क्या है? इनका डिफरेंस करने का मतलब है एडिशन करना। कैसे एडिशन करना? मैट्रिक्स ए को तो छेड़ो ही मत, लेकिन मैट्रिक्स बी का पहले नेगेटिव कर दो और जो आंसर है उसको ऐड कर दो। समझ गए क्या कि नहीं समझे? भाई देखो, ये एक तरीके से वही चीज हो गई कि अगर आपको 7 - 4 करना है तो आप 7 - 4 को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये 7 + -4 है या नहीं है? यस यस सर। बस बस वही बात है, वही काम करना है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या है, भी एक तरीके से मैथमेटिकली डिफाइन नहीं किया गया है। मैथमेटिकली केवल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ही डिफाइन किया गया है, तो उस एडिशन में से ही डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बना दिया। भाई कभी जरूरत पड़ेगी ना माइनस करने की भी, तो अब डिफाइन तो है नहीं टॉपिक अलग से, तो इसी में जोड़ दिया इन्होंने। भाई अगर दो मैट्रिक्स को आपको डिफरेंस लेना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका मतलब है एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के नेगेटिव से जोड़ देना, और वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा यानी उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा करने का मतलब कि मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए के नेगेटिव से जोड़ देना। भाई मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के नेगेटिव से जोड़ देना, या फिर मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए के नेगेटिव से जोड़ देना। क्योंकि पता नहीं ना कि A - B पूछ ले या B - A पूछे, फर्क पड़ेगा कि आप क्या पूछा गया, A - B पूछा गया या B - A पूछा गया। और ऐसा करने से वही एक तीसरी मैट्रिक्स आएगी जैसे एडिशन में आती थी, CCij m/n नाम की। सच दैट, अब सच दैट के बाद एलिमेंट्स देखो कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे कि AIJ में से BIJ माइनस करोगे, इसका मतलब है AIJ में प्लस कर रहे हो नेगेटिव ऑफ BIJ, और आंसर एक तीसरा एलिमेंट आएगा CIJ। चेक करो सीक्वेंस सबका सेम है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ही काम करना है। और जो तीसरी मैट्रिक्स बनेगी उसमें भी वो उसी सीक्वेंस में रखा जाएगा, यानी 1 1 - 1 1 करोगे तो तीसरी मैट्रिक्स में भी वो 1 1 पे ही रखा जाएगा। और उल्टा कर दो, BIJ में से AIJ कर दो, तो इस तरीके से लिख लेना, क्योंकि वाइसी वर्सा है ना, A - B भी हो सकता है और B - A भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें भी नीचे वही चीज लिखेंगे जो हम ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं, फॉर एनी IJ, फॉर एनी आई, for any I greater than equal to 1 less than equal to m and j greater than equal to 1 and less than equal to n। हो गया यहाँ तक नोट डाउन? सर एक बार स्क्रॉल कर दो ऊपर थोड़ा सा। देखो कहाँ से करना है। कर दिया? हो गया नोट? यस सर। अब इसमें भी नोट डाल के वही लिख लो, सेम एडिशन की तरह, लाइक एडिशन डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस इज आल्सो डिफाइंड ओनली व्हेन दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। एडिशन की तरह इसमें भी वही चीज है, वही सेम नोट है। एक्चुअली देखा जाए तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस जो भी हम कह रहे हैं, ये अलग से ऑपरेशन है ही नहीं, एडिशन का एक तरीके से पार्ट है वो। तो सारी चीजें वो एडिशन वाली फॉलो कर रहा है कि सेम ऑर्डर में होना चाहिए। एडिशन डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस is also defined only when is also defined only when they are of the same order। लिख लिया? अब इसमें सिंपल टर्म्स में लिख लो। इन सिंपल टर्म्स डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस मींस द डिफरेंस ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सिंपल टर्म्स में बात करूं, सारी बातें भूल जाओ आप, तो सिंपल टर्म्स में बात करो तो दो मैट्रिसेस के डिफरेंस का मतलब है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस करना। ठीक है, समझे? दो मैट्रिसेस का डिफरेंस करने का मतलब है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का
डिफरेंस करना। हो गया यहां तक नोट डाउन? हो गया? इलस्ट्रेशन ले ले जल्दी से, फिर प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। बोलो यहां तक नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। ओह सॉरी, एक इलस्ट्रेशन पे बात करते हैं। कर दोगे वैसे तो आप भी, पर इसको हम जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ए है मान लो 3 2 -9 0, बी है मान लो, सेम ऑर्डर में रखना है हमको, 1 6 -10 एंड -15। अब मुझे कह दिया ए माइनस बी करो साहब। तो अब देखो क्वेश्चंस में कैसे करना है, ए माइनस बी को आप एडिशन वाली उस फॉर्म में लेके जाओ। तो आप इसको करोगे ए प्लस माइनस बी, और ए प्लस बी माइनस बी करने का मतलब आप मैट्रिक्स को नोट डाउन करो, 3 2 -9 0, प्लस माइनस बी करने का मतलब पहले ही बता दिया, -1 से मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स को। बी मैट्रिक्स लिखो 1 6 -10 -15, फिर सॉल्व करो तो ये आ जाता है 3 2 -9 0, प्लस -1 से मल्टीप्लाई कराओ, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबको -1 से मल्टीप्लाई कराओ। -1 इंटू 1 -1, ये हो गया -6, ये -10 का +10 हो गया, और -15 का +15 हो गया। अब आप इसको ऐड कर दो जैसे पिछले के पहले किया था, यानी 3 + -1, सेकेंड एलिमेंट इज 2 + -6, थर्ड एलिमेंट इज -9 + 10, एंड फोर्थ एलिमेंट इज 0 + 15। 3 + -1 को सॉल्व कर दो 2, 2 + -6 को सॉल्व करो -4, -9 + 10 क्या बनेगा, ओनली 1 + 1, 0 + 15 15। तो इस तरीके से हमको डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इस तरीके से प्रेजेंट करते हुए हम डिफरेंस को क्या करेंगे, एडिशन वाली फॉर्म में लेके जाएंगे। लेकिन याद रखना इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल स्टेज मतलब इस एक्सरसाइज में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम आगे चलेंगे, अभी आगे चलेंगे डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर आएगा, वहां पे अगर हमको माइनस करने की जरूरत पड़े तो हम सीधे ही कर देंगे, इतना ज्यादा ये मतलब जबरदस्ती लंबा नहीं खींचेंगे। लेकिन अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है, केवल और केवल सब्ट्रैक्ट करने का ही क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से लंबा खींचते हुए चलेंगे। समझ में आई क्या बात? यस सर। ठीक है ना? ये वही बात हो गई कि सपोज करो मेरे को 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इनिशियल स्टेज पे जब अपन सीखते थे तो सब लिखना पड़ता था, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 + 1 75, ये कैरी 1 भी बताना पड़ता था क्योंकि इनिशियल स्टेज थी। लेकिन अब हमको 25 × 3 का है तो हम सीधे 75 लिख देंगे, तो हमारा गलत कोई थोड़ा ना करेगा कोई। तो वही बात हो गई कि जब ये मैट्रिसेस का पहला चैप्टर है, पहली एक्सरसाइज, पहली चीज, पहली बारी सारी चीजें हो रही हैं, तो हर एक एलिमेंट्री लेवल पे होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जब हम आगे बढ़ जाएंगे, जैसे डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में इसका जो एप्लीकेशन रहेगा, या आगे डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर में रहेगा, या जहां भी रहेगा, तो वहां जाके हम ये एलिमेंट्री चीजें से नहीं सॉल्व करेंगे, वहां पे फिर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्लियर है? एनी क्वेरी? बोलिए बच्चों, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? ठीक है, तो अब जैसे हमने एडिशन सीख लिया, उसकी एवज में हमने सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया एक तरीके से, इनडायरेक्टली तरीके से। तो अब सब्ट्रैक्शन अलग से बोलूंगा नहीं मैं, उसको एडिशन ही बोलूंगा ना, वो सब्ट्रैक्शन एडिशन का ही पार्ट है। तो उस मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमको याद रखनी, वैसे तो काफी इजी है, आप पढ़ते अभी समझ जाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अब आप सब जानते हो कि कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है, सब जानते हो ना, रिलेशंस एंड फंक्शंस में कितना किया आपने कॉम्यूटेटिविटी को चेक किया था, तो बताओ क्या होती है कॉम्यूटेटिविटी? सर a + b b + a के इक्वल हो जाए तो। वेरी गुड। अगर हम उसको उल्टा फुल्टा करें तो आंसर में कोई चेंज ना आना चाहिए, तो वो चीज कॉम्यूटेटिव है, और अगर आंसर में चेंजेस आ रहे हैं तो वो कॉम्यूटेटिव नहीं है।
तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में कम्यूटेटिविटी लॉ एप्लीकेबल होता है। द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस दिस एंड दिस फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। क्यों? क्योंकि चाहे से मैं मैट्रिक्स में a प्लस बी करूं या मैं b प्लस ए करूं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ोगे ही तो सही, आंसर जो तीसरी मैट्रिक्स आएगी वो सेम आएगी। चाहे से इस तरीके से करो चाहे से इस तरीके से करो, बोलो सेम आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है। एज a प्लस बी करेंगे हम, देखो अब कई बार पता है क्या कहता है कि प्रूव करके बताओ कि एडिशन में कम्यूटेटिविटी लॉ एप्लीकेबल है। इस चीज को प्रूव करके बताओ। कैसे प्रूव करोगे? आपने एक साइड लिखा ए प्लस बी को आपने एक्सपैंड किया, ये प्रूफ हो गया इसका, है ना। तो ए तो हो गया ए आई जे, ऑर्डर ऑब्वियसली सेम रखना ही है, बी आई जे। इसको जब आपने सिंगल मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म किया तो ए आई जे प्लस बी आई जे एड हो गया। अब ए आई जे प्लस बी आई जे को आप बी आई जे प्लस ए आई जे लिख सकते हो भाई, 2+3 को 3+2 लिख सकते हो, वही बात है, ये सिंपल सी। तो बी आई जे प्लस ए आई जे लिख सकते हो, और बी आई जे ए आई जे को लिखने के बाद इसको वापस एक्सपैंड कर दिया, जैसे आपने मर्ज किया था, मर्ज करने के बाद इसको वापस अलग अलग कर दिया। बी आई जे की अलग मैट्रिक्स में लिख दिया इसको, और ए आई जे को अलग मैट्रिक्स में लिख दिया, और बी आई जे क्या था बी और ए आई जे क्या था ए। तो ए प्लस बी से आपने बी प्लस ए बना दिया, देयरफॉर दैट इज ए प्लस बी अगर बी प्लस ए है तो ये कम्यूटेटिव है। तो इस तरीके के छोटे मोटे प्रूफ आ जाते हैं, कई बार आधे नंबर का प्रूफ ही आ सकता है इस तरीके से। तो कुछ भी नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है कि पहले उसको मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में ले जाओ, जोड़ दो, जोड़ के उल्टा कर दो, वापस अलग अलग कर दो और मैट्रिक्स लिख दो। बोलो कोई डाउट हो तो। थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, बी आई जे ऑर्डर एम बाई एन। बोलो बच्चों कोई डाउट हो तो। सर थोड़ा ऊपर कर दिया। ऊपर तो कर देंगे, ये चीज समझ में आ गई क्या? यस सर। भाई देखो नोट डाउन तो होता रहेगा, नोट डाउन आप बाद में भी कर सकते हो, वीडियो से भी कर सकते हो, लेकिन जो चीज आपको पूछनी है वो पूछ लो। वो आप क्या बता बाद में पूछ पाओ नहीं पूछ पाओ, कई बार हम खुद भूल जाते हैं कि पूछनी है और एकदम से माइंड से स्लिप हो जाती है, फिर वो डाउट बन के रह जाती है। तो अभी क्लास में आपको हमेशा मेन फोकस जब भी करना है वो समझने पे करना है, नोट डाउन तो होता रहेगा। तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिविटी लॉ फॉलो होता है मैट्रिक्स एडिशन में। ठीक है, अब बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब बताओ एसोसिएटिव लॉ था क्या? हमने सीखा था रिलेशन फंक्शंस में, ये भी बोलो क्या था वो? अगर सिर्फ तीन फंक्शन। एसोसिएशन करने का मतलब ऑपरेशन का एसोसिएशन करना। भाई अगर मैंने लिखा 3+4+5 तो मैं 3+4 7+5 करूं, या मैं 3+4+5 को पहले ऐड करके 3+9 करूं। इधर से भी 12 आ रहा है, इधर से भी 12 आ रहा है ना। यही तो था एसोसिएटिव लॉ, याद करो। यस सर। यही था ना। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि एडिशन ऑफ 3, अब ऑब्वियसली एसोसिएशन में हमको 3 मैट्रिसेस लेनी पड़ेगी, ए आई जे बी आई जे सी आई जे, तो वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी करूं और जैसे भी मैंने उसमें इसको प्रूव किया, इसको अलग अलग करूं और फिर इसको वापस मर्ज करूं, तो लास्ट में जाके ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसलिए ये इसको फॉलो करता है। अब आप इसको बस नोट डाउन कर लो और कहीं से कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं। बाई एन और इसमें तीसरी मैट्रिक्स भी ले ली है, बिकॉज एसोसिएशन को चेक करने के लिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए कम से कम 3 एलिमेंट्स या 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए, तभी उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक होगी। ऑर्डर तीनों का सेम रखना, क्योंकि एडिशन की बात हो रही है,
तो एडिशन में हम ऑर्डर बदल ही नहीं सकते, बदल दिया तो वो डिफाइंड ही नहीं है। फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ एज, अब एसोसिएटिव लॉ को कोई प्रूव करने के लिए कह दे तो इस तरीके से कर देना। पहले आप a प्लस बी प्लस सी करो, मीन्स पहले a और b मैट्रिक्स को जोड़ो। तो a को लिख लिया मैंने ए आई जे एम बाई एन, बी को लिख दिया मैंने बी आई जे एम बाई एन, और c को मैंने बाहर जाके लिख दिया सी आई जे, यानी तीनों को खोल दिया मैंने। तीनों को खोल दिया तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो एक मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्म के हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर्म के हैं। अब इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से जोड़ दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ए आई जे बी आई जे सी आई जे, एक ही मैट्रिक्स बन गई जिसके एलिमेंट्स कुछ इस फॉर्म के दिखाई दे रहे हैं, ए आई जे बी आई जे सी आई जे की फॉर्म के, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे की फॉर्म के दिखाई दे रहे हैं। अब इसको वापस से अलग अलग करना शुरू करो, तो ए आई जे को तो इस बार इधर रख दो और बी आई जे सी आई जे को ब्रैकेट में पैक कर दो। तो यहाँ से ये दो मैट्रिक्स टूट के बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई ये एम बाई एन, और दूसरी मैट्रिक्स बन गई ये सेम ऑर्डर एम बाई एन। अब इसको तो लिख सकते हो ए और इसको लिख सकते हो बी प्लस सी। कैसे, इसको तो लिख सकते हो ए और इसको फिर ब्रैकेट में पैक करके अलग अलग करो, एक ब्रैकेट लगाओ और बी आई जे को अलग करो, सी आई जे को अलग करो। अब बी आई जे को, ये ब्रैकेट तो रहेगा ही रहेगा बाहर, बी आई जे को लिख दिया बी, सी आई जे को लिख दिया सी, उसको लिख दिया ए। तो शुरुआत करी थी इस फॉर्मेट से, एंड हुआ इस फॉर्मेट पे, दैट मींस इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। प्रैक्टिकली देखें तो काफी आसानी से समझ में आ जाएगा कि फॉलो होगा। 2 प्लस 3 करके 4 प्लस 4 करो या 3 प्लस 4 करके 2 करो, 2 को ऐड करो तो आंसर सेम ही आना है। पर अब ये नया टॉपिक है तो इसमें हमको भाई प्रूफ के हिसाब से अगर करना हो तो इस तरीके से हम करते हैं। अक्सर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर को बच्चे क्या है ना साइड में छोड़ के जाते हैं। साइड में छोड़ के जाने का मतलब है ये मान के चलते हैं कि बाद में देख लेंगे, और वो बाद में कभी आता है नहीं, इसलिए इस बार मैंने सीक्वेंस में ही पढ़ाया सब कुछ। कई बार हमारे भी कुछ बैचेस, सो आई वाज टेलिंग कि इसको बाद में के लिए छोड़ के चले जाते हैं बच्चे की बाद में देख लेंगे, और बाद में तो कभी आता है नहीं बिकॉज टाइम ही नहीं मिल पाता एंड मोमेंट पे। तो फिर उन चैप्टर्स में जो आगे के चैप्टर्स में उसमें इतना घुस जाते हैं फिर बच्चे की ये पहले वाले चैप्टर देख नहीं पाते। और अगर वो शुरुआत में कुछ दिन भी इस चैप्टर को दे लें तो मैं ये मानता हूँ ये चैप्टर के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो वैसे तो आते ही है ना, मतलब वेटेज तो है ही करीब 15 मार्क्स का, तो अराउंड एग्जैक्ट अभी हम देख लेंगे, चेक करके बता देंगे इस साल कितने का दिया है, तो 15 मार्क्स का वैसे वेटेज तो है ही सही। तो ये मैं फ्री के मार्क्स मानता हूँ, केवल आपको कुछ दिन देने हैं और कुछ दिन देकर फिर भूल जाओ। मतलब ये ऐसे चैप्टर्स नहीं जिसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि क्या है प्लस माइनस गुणा भागी तो हो रहा है। कुछ दिन दे लो इसको ढंग से, कॉन्सेप्ट वाइज उसको अच्छे से समझ लो, और उसके बाद फिर अगर हम इसका रिवीजन ना भी कर पाए ना तो भी इसके क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, और ये फ्री के मार्क्स मानता हूं मैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्योंकि क्या है बाकी के चैप्टर्स तो टाइम लेंगे ही लेंगे अभी जो आने वाले हैं, तो उनसे तो वैसे भी नहीं बच सकते, तो जो जो इजीली हो सकता है हमेशा पहले वो करना चाहिए। तो इजीली ये चैप्टर्स को पहले कवर करना चाहिए सारे बच्चों को, लेकिन वो बाद में के लिए छोड़ देते हैं, कर नहीं पाते हैं, और ये फ्री के मार्क्स दे देते हैं। चलिए यहाँ तक नोट डाउन हो गया सबका। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर 15 मार्क्स ज्यादा नहीं हो गए इन कंसेप्ट के लिए? दोनों का है ना, 2 चैप्टर्स है ना बेटा, 13 to 15 मार्क्स रहते हैं वैसे। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स भी? डिटर्मिनेंट्स के भी है ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स टोटल अलजेब्रिक पोर्शन के 2 मार्क्स है। ओके 13 to 15 मार्क्स। थोड़ा 19-20 होता रहता है ना, जो एग्जैक्ट होगा। अभी तो क्या है बोर्ड की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं होगा कि एग्जैक्ट क्या है, फिर भी आप अगर चाहो तो एनालिस्ट बैठे रहते हैं यूट्यूब पे, देख लेना, नहीं तो फिर मैं देख के बता दूंगा। थोड़ा टाइम मिलने दो, अभी क्या थोड़ा समय टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। एनीवेज हमारा काम अभी सबसे पहला काम ये है कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, वेटेज वेटेज सब देखी जाएगी बात की बात है, ठीक है ना। वेटेज से वो बच्चे पढ़ते हैं जो साल भर नहीं पढ़ते हैं और लास्ट में 2 महीने उठते हैं और फिर वेटेज देखते हैं अब किसका वेटेज ज्यादा है वो पढ़ लो। तो हमने तो स्टार्टिंग से अच्छे से कोर्स शुरू किया है,
तो वेटेज वेटेज काम पे वैसे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको, तो सब कुछ पढ़ना है, यही हमारा टारगेट है, ताकि हमारे लिए 12th के बाद भी हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें, आगे एंट्रेंस एग्जाम और कॉलेज में भी हमको दिक्कत ना आए। ठीक है, लिख लिया वहां तक? बोलो लिख लिया क्या? चलें आगे? बोलो बच्चों, जिसने लिख लिया बोलो। ठीक है, चलो। तो ये इसको इस प्रॉपर्टी का एग्जांपल तो देने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, उल्टा फुल्टा सेम होगा, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस में, रिलेशंस में तो नहीं था, फंक्शंस में था और बाइनरी ऑपरेशंस में था, तो वहां पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता था, याद है आपको? कि भूल गए? और मैंने आपको कहा था ये आइडेंटिटी एंड तक अब पीछा नहीं छोड़ेगा, और जो लॉजिक वहां पे था वही सेम लॉजिक यहाँ पर है, तो मैंने कहा था उस लॉजिक को वहीं पे अच्छे से समझ लो, तो आगे के लिए बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, तो लिखो, पहले तो हेडिंग डालो, फिर समझाते हैं ये क्या है। समझ में नहीं आया तो सुन लो। द एडिटिव आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है, इज ए मैट्रिक्स विच ऑन एडिंग, ये ऑन है एन नहीं है, विच ऑन एडिंग टू एनी अदर मैट्रिक्स, विच ऑन एडिंग टू एनी मैट्रिक्स, जिसको किसी भी मैट्रिक्स से ऐड करें, डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स, उससे उस सामने वाले मैट्रिक्स की आइडेंटिटी नहीं बदलती है, मतलब वो सामने वाली मैट्रिक्स सेम की सेम आ जाती है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो ए कोई मैट्रिक्स है, यहां पे मैं ऐसी कोई मैट्रिक्स ऐड करूं ताकि आंसर में भी ए आए, इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो ये वाली मैट्रिक्स जो है इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। अब बात है कि ऐसी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स रखूं ताकि ऐड करने में वही आंसर आए, सोचो। जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, या जिसको हम नल मैट्रिक्स ओ लेटर से डिफाइन करते हैं, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तभी तो ए आएगा। तो यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। कई बार आधे नंबर का क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। और वो आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी नल मैट्रिक्स। द एडिटिव आइडेंटिटी इज ए मैट्रिक्स, वो खुद एक मैट्रिक्स बनेगी जो कि किसी भी मैट्रिक्स से ऐड हो जाए तो उस सामने वाले मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को ही चेंज ना करे, इसीलिए इसका नाम एडिटिव आइडेंटिटी रखा गया। और वो मैट्रिक्स होती कौन सी है? वो मैट्रिक्स होती है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन देखो। अगर मैंने ए नाम की कोई मैट्रिक्स रखी जिसके कंपोनेंट फॉर्म डाल दी मैंने ए आई जे, एम बाई एन उसका ऑर्डर है, डी एनी मैट्रिक्स, तो हम देखें अगर कि a प्लस जीरो करूं, अच्छा दोनों वे से होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव भी होना है, और कॉम्यूटेटिव तो वैसे भी एडिशन होता ही है, दोनों वे से यही आंसर आना चाहिए। a प्लस ओ करूं या o प्लस ए करूं तो a ही रहेगा, इसीलिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ओ जो बनी है हमारी यहाँ पे, जीरो मैट्रिक्स कह दो या नल मैट्रिक्स कह दो, जो ओ है, अच्छा वो भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, क्योंकि नल मैट्रिक्स भी बहुत सारे ऑर्डर की हो सकती है। अगर हमारी ए मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की है तो इसकी मैं कहूं इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो आप क्या कहोगे? एक नल मैट्रिक्स जो 2/3 ऑर्डर की है वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है ना? तो इसीलिए एक जीरो मैट्रिक्स ओ उसी ऑर्डर की, m बाई एन ऑर्डर की जो है, इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये ओ गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे ए आएगा, उस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। सो द जीरो मैट्रिक्स ओ of the same order, so the zero matrix O of the same order m by n is the additive identity, additive identity, और किसकी एडिटिव आइडेंटिटी है? उस ए मैट्रिक्स की, ऑफ द मैट्रिक्स ए।
ठीक है, यहाँ तक करो तो फिर इनवर्स की बात करते हैं अभी। यहाँ तक नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा एक बार। कोई कहे कि नल मैट्रिक्स क्यों होती है एडिटिव आइडेंटिटी, तो आपको केवल ये, अगर आता भी है तो आधे नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपको केवल ये इलस्ट्रेशन करके बताना है, बिकॉज ए प्लस ओ करो या ओ प्लस ए करो तो ए ही आता है, इसीलिए नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स की, लेकिन उस मैट्रिक्स के ऑर्डर की होनी चाहिए वो नल मैट्रिक्स भी, उसकी एडिटिव आइडेंटिटी कहा गया है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। बोलो बच्चों, हो गया क्या? यस सर। ठीक है, अब जैसा कि हम फंक्शंस में करते थे, आइडेंटिटी के बाद अगली चीज आती थी इनवर्स। आपको याद है मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी होगी तो ही इनवर्स होगा, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो फिर इनवर्स भी नहीं है। याद है क्या? याद है यस कुछ? सर। सेम टू सेम इसमें भी वही चीज है कि आइडेंटिटी होगी तो ही इनवर्स, और आइडेंटिटी है तो फिर इनवर्स भी होगा, यानी कि हर एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मौजूद है। अब देखो यहाँ पे इनवर्स दो तरीके के हैं, एक तो है एडिटिव इनवर्स, तीन तरीके के हैं एक्चुअली। एक तो है एडिटिव इनवर्स, आगे आएगा एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और एक आएगा सिंपली इनवर्स। समझ रहे हो? एक तो है एडिटिव इनवर्स, एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और एक आएगा सिंपली इनवर्स। तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स की। अब एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स भी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स के साथ ऐड करके एक ऐसी मैट्रिक्स लेके आए जो कि नल मैट्रिक्स हो। अब नल मैट्रिक्स ही क्यों ले रहे हो आप हमेशा? क्योंकि नल मैट्रिक्स ही तो एडिटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आनी चाहिए ना आंसर के रूप में। समझ रहे हो? हमने क्या सीखा था फंक्शंस के केस में? हमने क्या सीखा था कि अगर एफ ओ जी यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर आइडेंटिटी आए, तब जाके मैं कहूंगा कि एफ जी का इनवर्स है और जी एफ, और उल्टा भी हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी अगर आइडेंटिटी आए, तब जाके मैं कहूंगा कि एफ जी का इनवर्स है और जी एफ का इनवर्स है। यही सीखा था क्या? याद करो, बोलो यही सीखा था, बोलो। एक तो आप जवाब नहीं देते हो, सबसे बड़ी कमी आपकी क्लास की है। यस सर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन लगने के बाद आइडेंटिटी के रूप में आंसर है। अब यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो मैट्रिक्स है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको किसी मैट्रिक्स से ऐड करें तो रिजल्ट के रूप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी क्या बताई थी हमने? एडिशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी जिसको हम कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी? एडिशन के फॉर्म में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो आ जाए तो वो कौन सी थी? जीरो मैट्रिक्स थी। तो यानी कि आंसर में जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को मैं कहूंगा, उस गिवन मैट्रिक्स की वो एडिटिव इनवर्स है। अब आप खुद सोचो कि ए के साथ कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं ताकि जीरो मैट्रिक्स आ जाए? नेगेटिव ऑफ ए। वेरी गुड, देखो खुद ने बता दिया ना, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए ही ए की एडिटिव इनवर्स मानी जाएगी। यानी कि हर एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मौजूद है। बोलो है कि नहीं है? ए का है माइनस ए, बी का है माइनस बी, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स मौजूद करता है, एग्जिस्ट करता है। वो क्या होता है? वो उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। ठीक है, लेट ए जो कि ए आई जे एम बाई एन कोई भी मैट्रिक्स ले ली,
सेम टू सेम उसकी तरह से इलस्ट्रेट कर दिया कि a को माइनस a से जोड़ा तो भी 0 आया और माइनस a को a से जोड़ा तो भी 0 आया। इसका मतलब नेगेटिव a जो मैट्रिक्स है, नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स जो होगा वही एडिटिव इनवर्स होगा उस गिवन मैट्रिक्स का। ठीक है, सो द नेगेटिव ऑफ एनी मैट्रिक्स इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। लिख लो, छोटी मोटी चीजें। तो नेक्स्ट हेडिंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बस ये लास्ट टॉपिक करेंगे आज, उसके बाद बाकी की चीजें हम कल, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कल देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो देख लेते हैं, देखते हैं फिर टाइम कितना बचता है, अगर जल्दी हो जाएगा तो प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दिस इज ऑपरेशन नंबर 3। भाई एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन डिफरेंस किया, था तो नहीं पर हमने अपने लैंग्वेज में उसको डिफाइन किया ताकि समझ में तो आ जाए एटलीस्ट। ये 3rd नंबर ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसा कि मैंने कहा कि मल्टीप्लिकेशन 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट है, इसको एक टेबल में अगर अपन रखें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar। आप वेक्टर्स पढ़ते हो ना फिजिक्स में, उसमें जब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपने देखा 2 तरह से वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, एक तो स्केलर से और एक वेक्टर इनटू वेक्टर। होता है नहीं होता है, बोलो, पढ़ते हो ना? यस सर। आया होगा ना, अभी 11th में भी आया होगा, अभी 12th में तो खैर आएगा ही आएगा, पर 11th में भी थोड़ा छोटा मोटा हिस्सा आया होगा इसका। वही सेम केस है कि हम जब मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के भी 2 तरीके हो गए, एक तो स्केलर से और एक जो है दोनों मैट्रिसेस को साथ में। ऑब्वियसली आंसर दोनों से मैट्रिक्स मिलेगा, चाहे से आप स्केलर से मल्टीप्लाई कराओ मैट्रिक्स को तो भी आंसर मैट्रिक्स से मिलेगा और वहां से भी मैट्रिक्स मिलेगा, आंसर दोनों से मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन तरीका बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का तरीका और मैट्रिक्स से। अच्छा, स्केलर से तो एक्चुअली हम मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं। अभी हमने जैसे -1 से मल्टीप्लाई कराया था नेगेटिव करने के केस के लिए, जब हमने मैट्रिक्स का नेगेटिव किया था तो हमने क्या किया था, ए को क्या, -a को क्या लिखा था, -1 इंटू ए। तो -1 से हमने जो मल्टीप्लाई कराया वो एक्चुअली सेम चीज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी वो चीज तो हम एक्चुअली कर चुके हैं, डिफाइन अब कर रहे हैं, बाकी हमारे फंक्शनैलिटी में उसको ऑलरेडी हम ला चुके हैं। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, हमने टेबल फॉर्म में लिख लिया, पहले वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हुआ था, समझ थोड़ा कम आ रहा था, अभी टेबुलर फॉर्म में हमने उसको लिख दिया कि या तो स्केलर से और या फिर किससे, या फिर दोनों मल्टीप्लिकेशन का आपस, दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद फिर फर्स्ट हेडिंग डाल लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई होता है उसको सीखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, मतलब उसकी भी जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी पहली हेडिंग, पहला पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर समझते हो ना, स्केलर क्या होता है, स्केलर मींस एनी रियल नंबर, एनी फिक्स्ड कांस्टेंट रियल नंबर जो बदले ना, जिसको अपन जनरली के से डिनोट कराते हैं, के।
समझते हो ना? बोलो। एक स्केलर को अपन हमेशा के से जनरली डिनोट कराते हैं, स्मॉल के से, कांस्टेंट भी बोलते हैं कई बार उसको। सर स्केलर वो भी तो होता है ना जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली वही चीज। तो कोई भी रियल नंबर होगा उसका मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन नहीं है ना। टेक एनी रियल नंबर, उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यू है, क्वांटिटी है उसमें, बट इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो फिजिक्स की दुनिया में हम अगर देखें तो वो जैसा आपने कहा वैसे, लेकिन मैथ्स की दुनिया में अगर अपन स्केलर को डिफाइन करें तो मीन्स एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, और उसको जनरली हम के से डिनोट कराते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर इजी भाषा में बात करें तो कोई भी कांस्टेंट नंबर जो बदले ना, जैसे 3 2 4 5 -6 -2, वो सब स्केलर्स हैं। क्लियर? तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई स्केलर, उसका भी सब हेडिंग जो हो गई, वो तो मेन हेडिंग थी, इसकी सब हेडिंग हो गई। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स Aij which is of order m by n by a scalar k, उसको एक स्केलर k नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा एक मैट्रिक्स। और वो जो मैट्रिक्स आएगी, मान लो b नाम की मैट्रिक्स आई वो, तो उस b नाम की मैट्रिक्स के जो ऑब्वियसली ऑर्डर होगा तो m by n ही होगा, जो ऑर्डर होगा वो तो m by n ही होगा, लेकिन वो आएगी कैसे? उस k को a से मल्टीप्लाई करके, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स को, जो नई मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स लाने के लिए जो पुरानी मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? हम्म, समझ गए क्या? थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं कि मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उसके सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई करना। तो यानी कि Bij विल बी इक्वल टू k इंटू Aij फॉर एनी ij, कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी ऑर्डर हो, सारे एलिमेंट्स को करना है। फॉर एनी i greater than equal to 1 less than equal to m and for any j greater than equal to 1 and less than equal to n। लिख लिया यहां तक? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन काफी आसान है। मेन जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो है दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। स्केलर का तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता है, स्केलर का इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए हमको। तो इन सिंपल टर्म्स क्या कह रहा है ये? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर means multiplying each and every term of the given matrix by the given scalar। क्या मतलब है इसका? कि multiplying each and every element of the given matrix by the given scalar, given scalar से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहां तक कर लिया? चलें आगे? बोलो बच्चों, यहां तक हो गया? तो हम आगे चलें। हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर, इतना काम हो गया पूरा।
यस सर। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर, देखो एक इलस्ट्रेशन अगर देखना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि a इक्वल टू 7 8 9 -10, मैंने कहा 3a निकालो। तो 3a निकालने का मतलब एक मैट्रिक्स को एक स्केलर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब हो जाएगा 3 को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 को इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। 3 इंटू 7 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 इंटू माइनस। तो वेरी इजी, ठीक है। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का सीधा सीधा मतलब है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? वैसे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, अब एक एक इलस्ट्रेशन हाल फिलहाल भाई थोड़ा सा आइडिया लगता जाए। हाँ जी, चलिए आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। दो प्रॉपर्टीज में सीखनी है हमको, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की दो प्रॉपर्टीज सीखनी है। जल्दी से लिखिए हेडिंग। हो गया नोट डाउन? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के एडिशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो सेम चीज है, आप स्केलर को अलग अलग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो। यानी सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स को ऐड करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करो, तो आंसर सेम आएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 इंटू एक्स प्लस वाई करूं तो क्या ये 3x प्लस 3y नहीं होता है क्या? वही चीज यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मेट में दी गई है, बस एज सिंपल एज दैट। समझ गए? अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने एडिशन कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को प्रूव किया, बस उसे एक तरीके से फॉर्मेलिटी के वाले तरीके से उसको प्रूव कर देंगे। कैसे? k इंटू ए प्लस बी का मतलब है k को k ही रहने दो और a प्लस b को खोल लो। a को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे खोल लो, b को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे खोल लो। ऑब्वियसली प्लस लगा रहे हो तो ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, उसको बोलने की जरूरत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से एक ही मैट्रिक्स बना देंगे। तो जो ब्रैकेट लग गया ए आई जे बी आई जे मिलके एक ही मैट्रिक्स बन गई। अब इसका मतलब है के को मल्टीप्लाई करो, ये अंदर एलिमेंट है, के को, ये सारे एलिमेंट की जनरल फॉर्म है, तो उस एलिमेंट से उस स्केलर के को मल्टीप्लाई करो। तो स्केलर के को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, तो नंबर से मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से होगा कि के पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर के इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इनको कर दो अलग अलग, मैट कंपोनेंट फॉर्म को भी कर दो अलग अलग। अलग अलग करते ही m बाई एन अलग अलग लिख दो और फिर उनको अलग अलग मैट्रिक्स का नाम दे दो। ये तो हो जाएगा k इंटू ए मैट्रिक्स, के को बाहर निकाल दो एक बार नेक्स्ट स्टेप में, और फिर ये लास्ट में जाएगा k इंटू ए मैट्रिक्स, k इंटू बी मैट्रिक्स। तो एक तरीके से कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हो, पहले अंदर लेके जा रहे हो, मर्ज कर रहे हो, वापस बाहर निकाल रहे हो। वैसे चांसेस कम है इनके प्रूफ्स आ जाएं, पर आ जाएं तो कुछ इस तरीके से करने हैं हमको। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। मेन तो प्रॉपर्टी याद रखना, ये प्रॉपर्टी याद रखना मेन है, इनके प्रूफ मेरे हिसाब से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलें सेकंड प्रॉपर्टी पे। ये यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है ना, हो गया यहाँ तक? यस इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। सो k इंटू ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी में दो स्केलर्स ले रहे हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी में दो मैट्रिसेस और एक स्केलर लिया था, उसकी एक प्रॉपर्टी बनाई। सेकेंड प्रॉपर्टी में दो स्केलर्स ले रहे हैं k और l, और मैट्रिक्स एक ही ले रहे हैं। तो मुझे बताना जरा, अगर मैं इसको सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखूं, 3 प्लस 2 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब क्या ये नहीं है 3x प्लस 2x? यस और नो?
यस सर। मान लो ये तो हो गई मेरी मैट्रिक्स, ये हो गए दो स्केलर, एज सिंपल एज दैट। वही चीज यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्मेट में अप्लाई करो कि अगर दो स्केलर्स के सम को आप एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप पहले अलग अलग स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर लो सेम मैट्रिक्स से और फिर बाद में सम कर लो, आंसर सेम आएगा। इजी सी प्रॉपर्टीज हैं, एक तरीके से कोई प्रॉपर्टी नहीं हुई है तो मतलब जनरल बात हो गई जो हम मैथ्स में वैसे भी जानते ही हैं कि ऐसा होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, k प्लस एल इंटू ए करना है हमको। a को पहले तो खोल लो कंपोनेंट फॉर्म में, k प्लस एल को अंदर लेके जाओ, अंदर लेके जाने के बाद k को अलग इससे मल्टीप्लाई करो, l को इससे अलग मल्टीप्लाई करो और फिर इनको अलग अलग कर दो, यानी कि m बाई एन यहाँ अलग लिख दो, m बाई एन वहां पे अलग लिख दो। फिर क्या करना है, k को बाहर निकाल दो, l को वहां से बाहर निकाल दो। भाई यहाँ से इस k को बाहर निकाल दो कंपोनेंट फॉर्म से, l को यहाँ से बाहर निकाल दो। इसको मैं लिख सकता हूँ a मैट्रिक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ वापस a मैट्रिक्स, तो k a प्लस एल ए हो गया। इसका मतलब है k प्लस एल इंटू ए जो होता है k a प्लस एल ए होता है। यहाँ पे अगेन प्रॉपर्टी याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन की दो प्रॉपर्टीज थी, इजी सी। इसके बाद मेन शुरू होता है मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक बार ऊपर कर दो। जल्दी से नोट करो और ये सारा प्रूफ आप एक तरीके से होमवर्क मान लो, कर से कर लेना। अपने जितने भी किए ना कम्यूटेटिव एसोसिएटिव को उसी टाइप से करना है, या तो होमवर्क में कर लेना है वीडियो में दिख लेना। आ जाते हैं जल्दी से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, चलो मेन हेडिंग डालो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बोलो आज शुरू करें या कल करें? आपकी क्लास कितने बजे है, क्या आज क्लास? क्योंकि आप पहले Yes, क्या sir. थे, शायद वर्ड यूज कर रहे थे आप। है? यस सर, अभी मैसेज आया 10:20 पे। चलो तो फिर आप सीख नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा मैं आपको बस हिंट दे देता हूँ ताकि कल आते ही हम फिर लिखना शुरू कर दें। 2 मिनट का हेडिंग तो डाल लो आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जो सेकंड पार्ट है उसमें दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और एक बार में दो का ही कर सकते हैं हम उस तरीके से, तीन का एक साथ तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि बाइनरी ही अप्लाई होता है यहाँ पे भी। मैथ्स के करीब करीब हर एक फील्ड में बाइनरी ऑपरेशन ही लगता है, एक बार में दो ही चीजें होती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ मैं। आप मेन चीज सीख गए ना, तो ये नोट्स वोट्स तो चाहे से ना भी लिखो ना तो चलता है, पर ये फॉर्मेलिटी कर लेते हैं हम। मान लो मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनना बच्चों, कल चाहो तो फिर से रिपीट कर देंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपके माइंड में एक बार घुस जाए ये चीज, पे आते ही कलम शुरू करें। जिसका ऑर्डर ले लो आप A1। सबसे पहले तो एक चीज समझो, अगर A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है और B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p/q, मान लो दोनों के ऑर्डर अलग अलग है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट तब ही डिफाइंड है जब n की वैल्यू p से मैच करती है। यानी इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और उसके नंबर ऑफ रोज की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब में क्या होता था, ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए था, m/n, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में एग्जैक्टली सेम नहीं चाहिए, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज सेम चाहिए। और इससे जो आंसर आएगा, एक मैट्रिक्स आएगी और उसका ऑर्डर पता है क्या होगा, ये जो दो बच गए इसका ऑर्डर होगा m/q। पहले तो बताओ ये चीज समझ में आएगी? ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट कि डिफाइन कब है, डिफाइन तभी है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज से मैच करें, एग्जैक्टली मैच करें। और बदले में जो फिर मैट्रिक्स आंसर में आएगी वो क्या आएगी, m/q की एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, मतलब कंपलसरी रूप से नहीं है। कभी इत्तेफाक से कॉम्यूटेटिव हो रही है, आंसर सेम आ रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसी को b इंटू ए करूं तो b का जो ऑर्डर क्या था, p इंटू क्यू, p/q, और a का क्या था, m/n। अब हमको तो n और p इक्वल गिवन थे ना, m और q इक्वल है या नहीं इसकी गारंटी थोड़ी ना थी, तो यहाँ पे तो फिर हमको q और m इक्वल चाहिए होंगे।
तो वो डिफाइन ही नहीं हो पाता आधे केस में। तो मतलब a इंटू बी डिफाइन है तो b इंटू ए तो कई बार डिफाइन ही नहीं हो पाता। तो डिफाइन ही नहीं हो पाता तो कम्यूटेटिव की बात ही खत्म हो गई। कम्यूटेटिव तो तब होगा जब डिफाइन भी हो पाएगा और वैल्यू भी सेम लाएगा। तो पहली बात तो आधे केसेस में तो डिफाइन ही नहीं हो पाता। और कभी कभी गलती से ये क्यू और एम भी सेम आ जाए और डिफाइन हो भी जाए तो फिर अगली बात है इसका आंसर भी वही मैट्रिक्स आनी चाहिए, तब जाके वो कम्यूटेटिव होगा। तो कुल मिला के मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होता है। इतना समझ आया क्या? बोलो सर गर्ल्स। ये एन और हाँ, ये कैंसिल आउट कैसे हुए? कैंसिल आउट कैसे हुए वो तो अभी मैं मल्टीप्लाई करके बताऊंगा तब होंगे। वो तो जो आंसर आएगा वो m बाई क्यू क्यों बनेगा वो तो मल्टीप्लाई करके बताऊंगा तब आएगा। इतना समझ आया कि भी मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं। यस सर। मुझे एक चीज बताओ बेटा, इसका जो भी ऑर्डर होगा वो 2 डिजिट्स में ही तो होगा ना, समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में ही तो होगा। ऐसा थोड़ा ना इसकी 2 डिजिट्स इसके लूंगा 4 डिजिट्स में ऑर्डर आएगा, समथिंग बाय समथिंग बाय समथिंग बाय समथिंग, ऐसा थोड़ा ना कोई ऑर्डर आ सकता है। ऑर्डर तो 2 फॉर्म में ही आएगा ना, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग वाले फॉर्म में ही आएगा। तो वो समथिंग बाय समथिंग m और q ही होंगे। जब हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब एक इलस्ट्रेशन लो जल्दी से। मान लो a है 2 3 4 1 1 6। क्या ऑर्डर है इसका? 2/3। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। अब b ले लो 3/2 की। 1 6 2 9 0 4। इसका ऑर्डर है 3/2। चेक करो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज से मैच कर रहे हैं क्या? यस सर। मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स a इंटू बी डिफाइंड है। इसको हम शॉर्ट में ए बी भी लिख देते हैं। ए बी का मतलब भी वही है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अच्छा, अब इसका जो आंसर आएगा वो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स होगी बताओ? 2/2। 2/2 जो बच गई है, इसका आंसर 2/2 की मैट्रिक्स होगी। अब अगर इसका आंसर 2/2 की मैट्रिक्स होगी तो उसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, a11 a12 a21 या a22, इस तरीके से होगी बेटा। या मान लो आपने इसको C नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को, तो C लिख दो इधर, C11। बोलो बच्चों, 2/2 की मैट्रिक्स का फॉर्मेट यही रहेगा ना, C11 C12 C21 एंड C22। अब आगे देखो, अब यहाँ पे ये C11 एलिमेंट कौन सा होगा, कैसा होगा? तो ये एक तरीके से ये जो मैट्रिक्स बनी है ये मेरी गाइडिंग मैट्रिक्स है। गाइडिंग मैट्रिक्स ये मुझे गाइड करेगी कि मुझे आगे क्या करना है। देखो C11 यानी पहला एलिमेंट है C11। देखो बेटा, रोज लेंगे हम इसकी, कॉलम्स लेंगे हम इसके। रोज लेंगे हम इसकी ए की और कॉलम्स लेंगे हम बी के। तो देखो 1 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं रो तो लूंगा इसकी फर्स्ट रो और 1 फर्स्ट कॉलम लूंगा मैं इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सम करके लिखूंगा। कैसे? 2 इंटू 1 3 इंटू 2 4 इंटू 0। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। सेकेंड एलिमेंट आओ C12। C12 का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा, रोज इसकी लेनी है, कॉलम्स इसके लेने हैं। तो C12 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो रो तो लेनी है इसकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेना है उसका, और आपस में इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम करके लिख दो। तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 4। चलो आगे चलो। अब है C21। C21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो मैंने क्या कहा, रो तो लूंगा इसकी, सेकेंड रो ले लो इसकी, और कॉलम फर्स्ट उसका लेना है इस तरीके से। तो 1 इंटू 1 प्लस
1 into 2 प्लस 6 into 0 और लास्ट C22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो इसकी लेनी है और सेकंड कॉलम उसका लेना है। रो हमेशा पहले मैट्रिक्स की लेनी है, कॉलम हमेशा सेकंड मैट्रिक्स का लेना है, ये रूल याद रखो। तो 1 into 6 प्लस 1 into 9 प्लस 6 into 4, इसको सॉल्व कर लो, आंसर है 2 6 8 8 प्लस 0 8 12 27 प्लस 12 हो गया 39 39 प्लस 16 55 1 प्लस 2 3 एंड यहाँ पे 6 प्लस 9 15 15 प्लस 24 39। तो देखो एक 2 by 2 की मैट्रिक्स बन गई। ये होता है, ये सी का आंसर है। इस तरीके से हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ नॉलेज, थोड़ा सा आपको बस हिंट लग जाए, आइडिया लग जाए, और एक्चुअली आपने ये काम करना सीख लिया तो आपने इस चैप्टर का मेन काम करना सीख लिया। आगे की 4 एक्सरसाइजेस बाकी हैं बेटा, 4 नहीं शायद 5, पांचों एक्सरसाइज में इस चीज का बहुत बड़ा रोल है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का। और कल जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आपको नोट्स लिखवाऊंगा वो सारे एक तरफ, और ये जो आपने आज काम की, ये जो भी लास्ट के 5 मिनट में किया है, ये एक तरफ। ये सीख गए तो वो नोट्स ना भी लिखें तो भी चलेगा, पर हम लिखेंगे वो एक अलग बात है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि ये मल्टीप्लाई करना सीख गए तो आपने आधी से ज्यादा जंग जीत ली अब इस चैप्टर की। बोलो बेटा, पहले तो ये बताओ कि ये मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत? नो सर। समझ गए? सबसे पहले हम, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर इसमें ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि ए मैट्रिक्स का अपन ने हर एलिमेंट बी से मल्टीप्लाई करा है। हाँ किया है, लेकिन किस सीक्वेंस में किया है वो मैटर करता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने 2 को ये वाला एलिमेंट लिखने के लिए मैंने 2 को इस वाले कॉलम से किया, इस वाले कॉलम से क्यों नहीं किया, या ये वाला एलिमेंट लिखने के लिए मैंने किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। करने में तो हम सारे एलिमेंट को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनका आंसर कहाँ लिख रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। उसका आंसर कहाँ लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम एक गाइडिंग मैट्रिक्स बनाएंगे पहले। जब अभी हम इनिशियल स्टेज पे करेंगे तो गाइडिंग मैट्रिक्स बनाएंगे, और जब हम पक्के हो जाएंगे तो फिर ये गाइडिंग मैट्रिक्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे फटाफट भी कर लेंगे, वो स्पीड भी हम पकड़ लेंगे। गाइडिंग मैट्रिक्स क्या काम करती है, जैसे इस एलिमेंट का नाम है 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रो इसकी पकड़ो कॉलम इसकी पकड़ो, फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम इसका, C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, रो इसकी पकड़ो सेकंड कॉलम इसका पकड़ो, 2 1 सेकंड रो इसकी पकड़ो फर्स्ट कॉलम इसका पकड़ो, 2 2 सेकंड रो इसकी पकड़ो सेकंड कॉलम इसका पकड़ो, उनको मल्टीप्लाई करो, सम करो और एक मैट्रिक्स बनाओ। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। समझ आया? बोलो कल। यस सर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन था, अब कल हम बिल्कुल डिटेल में, बोलो बेटा। सर फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे। कल हम डिटेल में इसको स्टार्ट करके और फिर से एक बार कर लेंगे। एक बार आप थोड़ा सा वीडियो को देख के रिवाइज करके आना, ताकि थोड़ा हिंट लग जाए कि कल हमको क्या करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर संडे एंड कीप लर्निंग।